सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आ जाइए बाबू, हम लोग सेशन को आज आरंभ करते हैं। और जैसा कि हमने कहा, मैं उसी टाइप का क्वेश्चंस यहाँ आपको करवाऊंगा जिस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और ऐसे वैसे क्वेश्चनों को लूंगा जिसको आप बहुत स्पीड में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप बार बार जान लो, जब सीबीटी 2 देने जा रहे हो आप, तो हाँ भैया, स्पीड के साथ एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, डेट मीन्स इस बार आप सीबीटी 2 जो है एकदम पक्का करके आओगे। तो उसमें जो मेरा अहम रोल है रीजनिंग का, उस अहम रोल में 30 क्वेश्चन आएंगे लगभग आपके। हम कोशिश करेंगे कि 30 के 30 क्वेश्चन आप 15 से 17 मिनट में बनाने लायक हो जाओ इस समय में, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कहता है 5 से 6 के मध्य वो कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर समकोण का निर्माण करेगी। मेरे भाई, सबसे पहली बात आप याद रखोगे, समकोण की अगर हम बात करते हैं तो समकोण का बात करने का मतलब 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री का कोण होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर 15 मिनट की दूरी होगी। कितने मिनट की दूरी? 15 मिनट की दूरी होगी। इसका मतलब मेरे भाई कह सकते हैं कि 3 अंक की दूरी होगी। कितने अंक की दूरी होगी? तो 3 अंक की दूरी होगी। हमेशा याद रखना, समकोण का मतलब यही होता है। समकोण का मतलब, गुड मॉर्निंग बच्चे, समकोण का मतलब 90 डिग्री की दूरी, समकोण का मतलब 15 मिनट की दूरी, समकोण का मतलब 3 अंक की दूरी। तो जब भी समकोण निकालने बोले, यदि 3 से 4 के बीच समकोण निकालने बोला है तो बस एक बार +3 करके काम करो। 9 से 10 के बीच समकोण बोला है तो एक बार -3 करके काम करो। और बाकी इसके अलावा किसी समय में समकोण बोल दिया है तो 2 काम करना, एक -3 के साथ और एक +3 के साथ। इसको अपने जहन में एकदम उतार लेना है, ठीक है। इसको अपने जहन में एकदम उतार लेना है कि सर जब 3 से 4 के बीच में समकोण बोलेगा तो एक बार काम करेंगे 3 जोड़कर। 9 से 10 के बीच में समकोण बोलेगा तो एक बार काम करेंगे -3 कर। बाकी किसी भी समय में समकोण पूछेगा सर तो 2 बार काम करेंगे, एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ। तो देखिए, किससे किसके मध्य समकोण चाहिए? तो बच्चे 5 से 6 के मध्य समकोण चाहिए। किसके किसके मध्य? तो 5 से 6 बजे के मध्य इस बंदे को क्या चाहिए? तो समकोण चाहिए। कुछ नहीं करना है बंदे, एक बार 3 मिनट माइनस कर दो और एक बार 3 प्लस कर दो। 5 में से जब 3 निकालेंगे तो 2 आएगा ना, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा ना। अब घड़ी में 2 पे सुई होने का मतलब, घड़ी में अगर 2 पे सुई होता है तो आप उसको 10 मिनट कहते हो, और घड़ी में 8 पे सुई होता है तो आप उसको 40 मिनट कहते हो ना। तो 2 पे सुई होने का मतलब कितना मिनट? 10 मिनट। इसमें गाड़ी का चाबी लगा दो 12/11, और ये हो गया बच्चे 120/11। भाग लगा दो, 11 दहिया 110 हो गए और शेष बच गया 10। यानी पहला समय उठा 5:10.10/11 मिनट। वही 8 का मतलब कितना मिनट? तो सर 8 का मतलब 40 मिनट। गाड़ी का चाबी लगाओगे 12/11, तो ये हो गए 480/11। अब भाग लगा दो भैया, 11 तिया 33, 11 चको 44 हो गए, बच गए 40। तो 11 तिया 33 हो गए, बच गए 7। यानी दूसरा समय आया 5:43.7/11 मिनट पर। यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो गया। तो हमेशा इस बात को अपने जहन में डाल लेना है ताकि आप एग्जामिनेशन में गलतियां कर ही ना सको, ठीक है। बच्चे को अक्सर समस्या होती है कि एक बार बनना है कि 2 बार बनना है। तो समकोण का निर्माण हमेशा 2 बार बनेगा। सिर्फ 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में एक बार बनेगा। 3 से 4 बोले तो +3 करके काम करो, 9 से 10 बोले तो -3 करके काम करो, और बाकी किसी भी समय में समकोण बोले तो एक बार -3 और एक बार +3 करके उसको मिनट के रूप में चेंज करके 12/11 से कैलकुलेशन कर दो। आपकी कैलकुलेशन समाप्त होगी और आपके आंसर बिल्कुल आपके पास होंगे। अब देखो, इसी सिलसिले में दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है सर, राम के दुकान में 2 घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई। पहली घड़ी प्रत्येक घंटा में 2 मिनट तेज हो जाती है, जबकि दूसरी घड़ी प्रत्येक घंटा में 2 मिनट धीरे हो जाती है। अच्छा बताओ, कितनी घड़ियां थी? 2 घड़ियां, पहली घड़ी थी और
दूसरी घड़ी थी। पहली घड़ी का नेचर है कि 2 मिनट फास्ट होना और दूसरी नेचर है 2 मिनट स्लो होना। कितने आवर में? तो 1 घंटे में। कितने घंटे में बच्चे? 1 घंटे में। अब बताओ 1 घंटे में एक बंदे का 2 मिनट फास्ट हो रहा है और उसी 1 घंटे में एक बंदे का 2 मिनट स्लो हो रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस 4 मिनट का आया क्या? तो हम कह सकते हैं कि दोनों घड़ियां मिलकर 1 घंटा में 4 मिनट का अंतर पूरा करती हैं। कह सकते हैं ना कि दोनों घड़ियां मिलकर 1 घंटे में सर 4 मिनट का अंतर पूरा करती हैं, क्योंकि एक घड़ी 2 मिनट पीछे जाती है जबकि दूसरी घड़ी 2 मिनट आगे जाती है। तो दो कितना? तो 4 मिनट का अंतर पूरा करती है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। अब देखो क्या कहता है, दोनों घड़ियों को 1 जनवरी के 12 बजे मिला दिया जाता है, तो 3 जनवरी को 12 बजे पहली घड़ी का समय क्या हो रहा होगा? यानी अब 3 जनवरी को देखना है पहली घड़ी का समय, दूसरी घड़ी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान से देखो, अगर हमने 1 जनवरी को कितने बजे? 12 बजे घड़ियों को मिलाया है और हम डायरेक्ट देखने जा रहे हैं 3 जनवरी को घड़ियों को 12 बजे, तो घड़ी की नेचर क्या थी? पहली घड़ी की 1 घंटा में 2 मिनट तेज होना, और ये घड़ी टोटल 48 घंटा चली है, तो ये मिनट भी कितना तेज हो जाएगा? तो 48 गुने 2 हो जाएगा तेज, यानी 8 दूनी 16 के लिए 6 हाथ में बच गया 1, 4 दूना 8, 1 9, यानी 96 मिनट घड़ी जो है वो क्या होगी? फास्ट होगी। 96 मिनट का मतलब हम 1 घंटा और 36 मिनट कह सकते हैं क्या? इसका मतलब है कि 2 बजे दोपहर 12 बजे दोपहर में घड़ी 1 घंटा और 36 मिनट प्लस हो जाएगी, यानी घड़ी 1:36 का समय दिखाएगी। अब देख लो 1:36 किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हमारा जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे आप लगभग क्वेश्चंस गलत ही बनाते हो। जब फास्ट और स्लो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आप अपना कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ते हो, जिसके कारण आपको समय ज्यादा लगता है। तो जब भी फास्ट एंड स्लो की बात करें 1 घंटे की समय सीमा निकाल लीजिएगा कि 1 घंटे के अंदर क्या खेला कर रहा है। 1 घंटे के अंदर पहली घड़ी 2 मिनट तेज, दूसरी घड़ी 2 मिनट धीरे, तो हमने 1 जनवरी से 3 जनवरी जाने में टोटल 48 घंटे लगाए। अब पहली घड़ी का नेचर था 1 घंटा में 2 मिनट तेज होना, तो 48 घंटा में 48 दूना 96 मिनट तेज होगी। 96 मिनट तेज होने का मतलब 1 घंटा 36 मिनट तेज होगी, तो समय 12 बजे के जगह 1:36 दिखने वाला है, जो कि सबसे आसान और सबसे सुटेबल तरीका है क्लॉक को सॉल्व करने का। अब देखिए, राम अपने घर से सीधा 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद अपने बाईं ओर मुड़कर कुछ किलोमीटर चलता है, रुक जाता है। यदि उसकी परछाई उसके दाएं हाथ की ओर बन रही है तो इसका राइट हैंड यही होगा और इसकी परछाई इधर ही बन रही है, यानी इसके लेफ्ट हैंड में सूरज है और सुबह निकला है कि शाम अभी तक मालूम नहीं है, और वो अपने घर से न्यूनतम 13 किलोमीटर दूर है। तो देखिए ये वाली जो डिस्टेंस दे रखा है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये न्यूनतम डिस्टेंस कितना दे रखा है? तो 13 किलोमीटर दूर दे रखा है। अब कहता है यह दूरी शाम को तय करता है। तो जब यह दूरी शाम को तय करता है बच्चे, तो इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा, ऊपर साउथ हो जाएगा और नीचे नॉर्थ हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि आपको बतलाना है कि कितनी दूर चलता है, वो मुड़ने के बाद कितनी दूर, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है और दिशा पूछ रहा है कि अभी वो कितना दूर है और कितना चला है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस वाले की बात करें ना, तो ये जब 5 है, ये जब 13 है, तो इसको 12 होना ही पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग लंब निकालते हैं। तो लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो कर्ण का स्क्वायर करते हैं और माइनस आधार का स्क्वायर करते हैं। तो कर्ण इसका कितना है? तो 13 का स्क्वायर। आधार कितना है? तो सर 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169,
5 का स्क्वायर होगा सर 25, यानी रूट अंडर 144 चाहिए। 144 किसके लिए? तो 12 किलोमीटर के लिए, तो आंसर 12 हुआ। अब देखिए हमसे प्रश्न पूछे गए हैं कि वो अपने घर से न्यूनतम 13 किलोमीटर दूर है, बाद वो यानी यहाँ छूट गया है मुड़ने के बाद किस दिशा में और कितनी दूरी चलता है। तो देखिए मुड़ने के बाद मेरे भाई वो कहाँ जाता है? तो मुड़ने के बाद वो साउथ दिशा में जाता है, और कितना जाता है? 12 किलोमीटर। तो आंसर हमारा होगा साउथ में 12 किलोमीटर। ऑप्शन में करेक्शन की जरूरत है, एक ई नंबर ऑप्शन डाल लीजिए जिसमें साउथ में 12 किलोमीटर कर लीजिए। देखिए इसमें नॉर्थ नॉर्थ दिया गया है, जबकि शाम का समय है, तो शाम के समय में ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, ऊपर साउथ होगा और नीचे, ओ हो ठीक था, हम ही साउथ उल्टा लिख दिए ना। जब ईस्ट इधर और वेस्ट इधर है तो नॉर्थ तो ऊपरे ना होगा रे। सुबह सुबह आज मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो किधर जाना पड़ेगा बच्चे? तो नॉर्थ में जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। तो आंसर हमारा हो जाएगा नॉर्थ में 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। देखिए काफी बेहतरीन और सुलझा हुआ क्वेश्चन है। मोहन का जन्म 15 दिसंबर 1944 को हुआ। संगीता उसके जन्म के ठीक 2 महीना 24 दिन के बाद जन्म लेती है। यदि संगीता अपना पहला जन्मदिन मंगलवार को मनाती है, तो मोहन अपना 5वां जन्मदिन किस दिन को मनाएगा? अब देखो इसमें जो ये संगीता है, ठीक है, इसका अहम रोल है। मोहन का तो रोल है ही, लेकिन संगीता का अहम रोल है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे कि डायरेक्ट मोहन का 15 दिसंबर 1944 का डेट निकालेंगे और उसका 5वां जन्मदिन 5 साल के बाद मना देंगे और गलती कर देंगे। फिर बीच में संगीता को क्यों रखा? तो संगीता के दिन से कंपैरिजन करना है। किसके दिन से? संगीता के दिन से कंपैरिजन करना है। यानी बच्चे एक सिंपल से क्वेश्चंस को उसने ट्विस्ट करके क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया और आपको फंसा दिया। तो देखो मोहन की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मोहन की बात करते हैं, तो 15 दिसंबर 1944 को, दिन मुझे मालूम नहीं है। अब संगीता उसके जन्म के ठीक 2 महीना 24 दिन बाद, तो बताओ 15 दिसंबर के 1 महीना बाद 15 जनवरी और 2 महीना बाद 15 फरवरी। अब 15 फरवरी 1945 में आ चुके हैं, तो संगीता के जन्म के लिए हम पहले 2 महीना जोड़ेंगे, तो हम 15 फरवरी और 1945 को आ जाएंगे। अब देखो 45 को आ गए हैं, तो फरवरी 28 दिन का हो गया, और 28 फरवरी में से हम लोगों ने 15 फरवरी देख रखा है। 28 फरवरी में से कितना? तो 15 फरवरी हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। तो 8 में से 5 गए 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी 13 दिन फरवरी में चाहिए। कितने दिन चाहिए? 13 दिन फरवरी में और चाहिए। जबकि हमें 24 दिन जाना था, तो 13 में 11 दिन जोड़ना होगा मार्च का। इसका मतलब है कि संगीता का जन्म जो है 11 मार्च और 1945 को हुआ है, और इस दिन आपको बच्चे दे रखा है मंगलवार। कौन सा बार? मंगलवार। अब सारा खेला यहां से चलेगा, यहां से इस क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं रहा। अब ध्यान से समझिएगा, पूछ रहा है कि मोहन अपना 5वां जन्मदिन किस दिन को मनाएगा। तो जब 1944 में मोहन का जन्म हुआ है, तो 15 दिसंबर 45, 46, 47, 48, 49, यानी 5th बर्थडे जो है ये मोहन का कब मनाया जाएगा? तो 15 दिसंबर और 1949 को मनाया जाएगा। याद होगा हमने एक रूल सिखा रखा है कि मार्च और नवंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो पहले मैं 11 मार्च को बैलेंस कर देता हूं, 15 दिसंबर 1945 तक पहले बैलेंस कर देता हूं। तो देखिए
11 मार्च को अगर ट्यूसडे है तो 11 नवंबर को भी ट्यूसडे होगा, क्योंकि मार्च और नवंबर सेम होंगे साधारण वर्ष में। तो अब नवंबर में 11 दिन खत्म हो गया तो बच गया 19 दिन। तो 19 दिन के लिए नवंबर में हम 5 ले सकते हैं, 7 दूना 14 काट के 5। और दिसंबर में 1 दिन, यानी 5 1 कितना 6। तो ट्यूसडे से या तो 6 दिन आप प्लस करोगे या तो 1 दिन माइनस करोगे, तो मंडे को पहुंच जाओगे। अब हमारे डेट भी क्या हो गए, तो सर बैलेंस हो गए। हमारा मंथ भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हमें दोनों साल के बीच का अंतर निकालना है। तो 45 से 49 आने में टोटल 4 साल का अंतर लगेगा, और 4 साल में 5 शेष दिन मिलेंगे। तो मंडे में या तो 5 दिन जोड़ दो या तो 2 दिन घटा दो। अगर मंडे में 2 दिन आप घटा दोगे तो सैटरडे को पहुंच जाओगे, यानी आंसर शनिवार आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, कोई नहीं। तो आंसर बच्चे क्या कर लेंगे, सैटरडे को कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ठीक है। अब देखिए यहां 2 बातें होती है। मैं चाहता हूं ना कि जितना टफेस्ट क्वेश्चंस है मैं उसको बच्चे को सिखा दूं, ताकि बच्चे को एग्जाम में जब वो बैठे उसको कोई फर्क नहीं पड़े कि क्वेश्चंस कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो लेवल का क्वेश्चन बनाकर पहुंचे। लेकिन यहाँ व्यू देख करके लगता है कि बच्चे को पसंद है कि सर काहेला मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए 30 वो 25 वो, जो कि हमसे आराम से बन जाए, तब हम आपके पास व्यू रखेंगे। तो चलिए कल से आपकी लॉलीपॉप वाली ही क्वेश्चन रहेगी। हम झूठ मूठ करके टेंशन क्यों ले कि अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए चुन के लाए जिसमें बच्चे फंसते हैं। आप फंसो, कोई मतलब नहीं। चलो, खाना पूर्ति ही करनी है ना, मैं कर दूंगा। जो आपको मौसी कहता है उसको आपके पोते के पिता की पत्नी क्या कहेगी? तो सोचिए, आपको मौसी कौन कहेगा? तो आपका भांजा या भांजी जो होगी, इसकी कोई मां होगी, आप उसकी बहन होंगे, तभी कोई लड़का या लड़की अपनी मम्मी की बहन को क्या कहता है? मौसी। तो ये व्यक्ति इसको क्या कहेगा? मौसी कहेगा। तो प्रश्न पूछ रहा है जो आपको मौसी कहता है उसको आपके पोते का पिता। तो आपका पोता होने के लिए पहले आपका पुत्र चाहिए, फिर आपका पुत्र चाहिए, और इसका पिता। तो आपके पोते का जो पिता होगा वो आपका पुत्र होगा। इसकी पत्नी, यानी इसकी पत्नी क्या कहेगी? तो ध्यान से देखेंगे, यहां से रिलेशन यहां कनेक्ट करना है। ठीक है। तो देखिए, हम हैं, ये मेरे हस्बैंड हो गए, मेरे हस्बैंड के पापा या मम्मी यानी सास या ससुर, और सास या ससुर की बहन तो वो सास ही लगेगी, और सास का बेटा या बेटी तो वो देवर या ननद लगेगी। यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो इस लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, मुझे मालूम है ये चीज। एक आयताकार मेज पर 8 लोग बैठे हैं, तो एक आयताकार मेज बना लीजिए, और इस मेज पर कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लीजिए? तो 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लीजिए। हो गया। अब कहता है सबका मुख सर कहाँ है? तो केंद्र की ओर है। रीता संगीता के दाएं तीसरी बैठी है, जहां इस पे संगीता को बैठाएंगे, संगीता के दाएं पहली, दूसरी और तीसरी कौन बैठ जाएगी बच्चे? तो रीता बैठ जाएगी। अब कहता है रीता और मीता के मध्य जो बैठा है वो सोहन के दाएं तीसरा है। तो देखिए, रीता यहां है, अगर एक गैप करके हम मीता को यहां रखते हैं तो इसके बीच में जो व्यक्ति बैठा है वो सोहन के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा बैठ सकता है। बोलो है कि नहीं? अगर रीता यहां है, हम मीता को यहां रख लेते हैं, तो इसके बीच में जो व्यक्ति बैठता है वो व्यक्ति सोहन के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा बैठ सकता है। तो अभी मीता का दोनों पोजीशन क्लियर है, तो इसके लिए हम लिखेंगे नहीं, हम कोडिंग करेंगे कि रीता और मीता के मध्य में
कोई एक व्यक्ति बैठा है और जो भी व्यक्ति बैठा है वो व्यक्ति सोहन के दाएं को पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा बैठा है। ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मीता का दो दो पोजीशन सही है। अगर हमने गलत जगह रख दिया तो फिर पूरी सिटिंग काट करके हमें बनानी होगी, जो मंजूर नहीं होता है एग्जामिनेशन में। आगे चल दीजिए। अब कहता है मीता और संगीता साथ में बैठे हैं। तो कौन कौन साथ में बैठे हैं? तो मीता और संगीता साथ में बैठे हैं। अब देखो, मीता का दो पोजीशन था, एक पोजीशन यहाँ और एक पोजीशन यहाँ। अब जैसे ही अगला लाइन कहा कि मीता और संगीता साथ में बैठे हैं, इसका मतलब ये वाली पोजीशन मीता की खत्म हो गई और मीता का ये वाला पोजीशन हिट हुआ। तो जैसे ही मीता यहाँ आएगा तो सोहन को यहाँ आ जाना पड़ेगा, तभी मीता और रीता के बीच में बैठा शख्स सोहन के दाएं तीसरा होगा। आगे चलिए। रवि जोसेफ के दाएं को तीसरा बैठा है। तो देखिए, जहां भी जोसेफ को बैठाएंगे उसके दाएं तीसरा। तो जोसेफ को यहां रख के पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, जोसेफ को रख के पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, जोसेफ को रख के तीसरा नहीं। लेकिन अगर हम जोसेफ को यहां जगह देते हैं तो इसके दाएं पहला, दूसरा और तीसरा हम किसको बैठा सकते हैं बच्चे? तो रवि को बैठा सकते हैं। फिर कहता है रीता गीता के साथ है लेकिन सोहन के नहीं। अब रीता के साथ है तो गीता के साथ है, तो रीता गीता के साथ है तो गीता के साथ है, लेकिन किसके साथ नहीं? सोहन के साथ नहीं। अब जो भी एक व्यक्ति बैठ गया वही यहां बैठने वाला है। कहता है रवि के दाएं को तीसरा कौन है? तो देखिए, रवि का फेस सेंटर की ओर है, इसके दाएं को पहला, दूसरा, तीसरा संगीता है। और संगीता किस वाले ऑप्शन में है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर हम लोग बाबू ऑप्शन नंबर बी को लगा लेंगे। सरिता का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो देखिए, वही एक नाम बचा हुआ था जो कौन है? तो सरिता है। और अगर सरिता को यहां रखेंगे तो इसका निकटतम पड़ोसी रवि होगा और सरिता का निकटतम पड़ोसी सोहन होगा। तो रवि और सोहन, रवि और सोहन, ऑप्शन चेंज करने की जरूरत है। रवि और सोहन। वर्णमाला में कहता है प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए। हाँ बाबू, कल से ये क्लास शाम में 8 बजे मिलेगी, ठीक है। थोड़ा मुझे 4 दिन की काम थी इसीलिए सुबह में कर दिया था ताकि कंटिन्यूटी बर्बाद ना हो। लेकिन जैसे ये क्लास शाम में चला करती थी 8 से 9, कल से ये समय अपने समय पे 8 से 9 ही चलेगी। देखिए, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, इसका मतलब वो चाहता है कि M से A तक को आप पलट दो और N से Z तक को आप कुछ मत करो। तो दाएं छोर से 16वां अक्षर कौन होगा? तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी व्यवस्था हो कि आपने फर्स्ट हाफ पार्ट को पलटा है और सेकंड हाफ को नहीं पलटा है, अगर राइट एंड से जाओ और 13 से कम पर रुक जाओ, ठीक है, तो उस वाले वैल्यू में 13 जोड़ लेना। और अगर आप राइट एंड से जाओ और 13 से अधिक वैल्यू पे पहुंच जाओ तो उस वैल्यू में से 13 को माइनस कर लेना। तो देखो, यहां वैल्यू 13 से अधिक है तो 16 में से 13 माइनस कर देंगे, 3 मिला और 3 किसके लिए? सी के लिए। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको ये वाली रूल याद है तो फिर आपको ABCD जो लिख कर पलटते हो उसको पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट अपने माइंड से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हो। देखिए, डी का अपोजिट क्या होता है? तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है? 23। अगर 1 माइनस कर दे तो हम 22 लिख सकते हैं। इसी तरीके से पूछ रहा है सर रॉय को कैसे लिखोगे? आर का अपोजिट आई, ओ का अपोजिट एल और वाई का अपोजिट बी। अब इसके वैल्यू की बात करें तो आई हो गया 09, एल हो गए 12 और बी हो गया 02। हमेशा -1 करके वैल्यू को लिखी जाती है। अगर हम -1 कर लेते हैं सारे वैल्यू में तो 9 में से 1 गया 8, 12 में से 1 गया 11 और 2 में से 1 गया 1, यानी 8, 11, 1 लिखना है। 8, 11, 1 ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो डेली इसके लिए
सर डेली मिलेगा आपको CBT 1 में भी रीजनिंग का यूट्यूब पर सेट, प्रैक्टिस किए थे LP में 25 में 25, टेक्नीशियन में भी 25 में 25। हाँ बच्चे बिल्कुल मिलेगा चाहत बाबू, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जैसे पहले पुराने वाले समय में चलता था ना शाम को 8 बजे, वो 8 बजे ही चलेगा। इधर कुछ समय मेरा निकल नहीं रहा था, इसीलिए क्लास को सुबह मॉर्निंग में किए थे, ठीक है। तो बस आज तक ही मॉर्निंग में था, कल से ये क्लास फिर आपको शाम में ही मिलेगा। और मैं गारंटी देता हूं कि जिस टाइप का क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाला है। NTPC हो या रेलवे हो या ग्रुप डी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी मैं उसी लेवल का क्वेश्चन सेट कर रहा हूं जो आपके LP CBT 2 में पूछे जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। कम से कम क्वेश्चन नहीं तो पैटर्न तो 100% मैं लड़वा कर ही छोड़ूंगा। अब देख लो एकदम इजी सा काम है, त्रिभुज की संख्या काउंट करनी है। 1 2 3 और 4 सबको आपस में जोड़ दो। 4 3 7 2 9 9 1 10 हो गए। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है बच्चे? तो इसमें त्रिभुज की संख्या बस 10 है। 10 से ज्यादा त्रिभुज हम लगा नहीं सकते हैं। देखिए, एक वर्गाकार घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित करने से पहले उसके 2 निकटवर्ती सतहों को नीले से, 2 निकटवर्ती सतहों को लाल से और 2 निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से रंग दिया गया है। यदि 2 सतह पर एक जैसा रंग रंगे कुल घनों की संख्या 15 है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखोगे 12 किनारे ऐसे होते हैं, 12 किनारे ऐसे होंगे जिसपे 2 रंग लगेगा, 2 रंग लगेगा। ये पहले से आपको मालूम होना चाहिए। इसमें भी ये 2 भाग में बटेगा। अब इसमें से 3 किनारा ऐसा होगा जिसके 2 सतह पर एक जैसा रंग होगा और 9 किनारा ऐसा होगा जिसके 2 सतह पर अलग अलग रंग होगा, ठीक है। ये आपको मिडिल क्यूब बनाते समय ध्यान देना चाहिए कि अगर ये आपके पास है तो फिर आपको क्यूब बनाने की, काटने की जरूरत नहीं है। आपको बस मिडिल क्यूब का नेचर समझना होता है किसी भी क्यूब में। तो जैसे ही उसने 2 सतह रंगीन घन की बात करी, वैसे ही उसने मिडिल क्यूब की बात करी। और मिडिल क्यूब का निर्माण जो बच्चे होता है वो 12 किनारे पर होता है, जिसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। 3 किनारे ऐसे होते हैं जिसके 2 सतह पर एक जैसा रंग लगा है और 9 किनारे ऐसे होते हैं जिसपे अलग अलग रंग लगा है। तो देखो इसने कहा है कि यदि 2 सतहों पर एक जैसा रंग रंगे घन की कुल संख्या 15 है, इसका मतलब है कि ये 3 किनारे मिलकर के 15 घन देने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं चूंकि 3 किनारे पर घन बराबर 15, इसलिए एक किनारे पर घन बराबर 15/3 = 5, ठीक है। अब हम लोग को मालूम है ना, हम जानते हैं एक किनारे का मिडिल क्यूब बराबर होता है माप -2, इसलिए माप बराबर हो जाएगा एक किनारे का मिडिल क्यूब +2, ठीक है। तो एक किनारे का मिडिल क्यूब कितना मिला है? 5। इसमें हमने 2 जोड़ा तो 5 2 कितने हो गए? 7। यानी इसका माप कितना आने वाला है? तो इसका माप जो है घन का वो 7 सेंटीमीटर आने वाला है। माप कितना आने वाला है? 7 सेंटीमीटर आने वाला है। यही आपका परफेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो चाहे आप कुछ भी कर लो, आप इस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने जाओगे तो आपकी समस्याएं बहुत अधिक
बढ़ जाएगी, क्योंकि बार बार आपको घन काट के देखना होगा। पहले आप 8 सेंटीमीटर का घन काटोगे, सक्सेस नहीं करोगे। फिर आप 9 सेंटीमीटर का घन काटोगे, सक्सेस नहीं करोगे। फिर आप 7 सेंटीमीटर का घन काटोगे, तभी आप सक्सेस करोगे। उतना समय आपके पास एग्जामिनेशन में रहेगा ही नहीं कि पहले 8 सेंटीमीटर का, फिर 9 सेंटीमीटर का काटो और फिर 7 सेंटीमीटर का काटो तो अपने प्रश्न का जवाब लो। तो यहां आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो फिर इस सब क्वेश्चंस को आप ऐसे ही मुजवानी छुटकी बजाते हुए बना सकते हो। देखिए, राम अपनी घड़ी को सुबह 7 बजे मिला देता है, लेकिन जब 24 घंटे बाद अपनी घड़ी को देखता है तो पाता है कि उसकी घड़ी 6:45 हो रही है। अच्छा बताओ, अगर घड़ी खराब नहीं होती तो 7 बजे का 7 ही बजता, लेकिन घड़ी में खराबी आने के कारण घड़ी 6:45 का समय दिखा रही है, यानी कि 15 मिनट, कितना मिनट, 15 मिनट पीछे है। 15 मिनट पीछे है, कितने घंटे में, तो 24 घंटे में। घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट पीछे है। अब प्रश्न पूछता है तो घड़ी कितने घंटे के बाद सही समय से 30 मिनट पीछे चली जाएगी। जब घड़ी 24 घंटा में 15 मिनट पीछे जा सकती है तो इसलिए घड़ी 48 मिनट में, कितने मिनट में, 48 घंटे में, 48 घंटे में 15 दूना 30 मिनट कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। यहां 48 कीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, घड़ी 24 घंटे चलती है तो कितना मिनट पीछे जाती है, तो 15 मिनट पीछे जाती है। तो पूछ रहा 30 मिनट पीछे जाए में कितना समय लगेगा, तो जब 24 घंटा चल के घड़ी 15 मिनट पीछे होती है तो 48 घंटा चल के घड़ी 15 दूना 30 मिनट पीछे हो जाएगी। डायरेक्ट आंसर निकल गया, 30 मिनट, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए था, वैसा कुछ था नहीं। कौन सा अक्षर वर्णमाला में बाएं छोर से 21वें के बाएं 11वां होगा। बाएं के बाएं कह रहा है यानी घट जाएगा, बाएं के बाएं कह रहा है तो घट जाएगा। 21 में से 11 घटाएंगे 10, और 10 किसके लिए बच्चे, तो जे के लिए। देख लो, लेफ्ट इंड से बोला 21वां अक्षर और के लेफ्ट में बोला 11वां अक्षर। चूंकि ये सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन में हमें मालूम है कि माइनस की क्रिया होती है। तो 21 में से 11 माइनस हुआ 10, और ये 10 किधर से, तो लेफ्ट से। लेफ्ट से 10 वैल्यू किसका होता है, जे का। तो परफेक्ट आंसर जो हमारा है जे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चंस पहले बहुत रियर केस में पूछे जाते थे, लेकिन यदि आप 2018 वाली प्रीवियस पेपर को देखे होंगे, 19 वाली प्रीवियस पेपर को देखे होंगे, तो ऐसे प्रश्न की संख्या जो है वो बहुत पूछी गई है। लगभग के लगभग सेट में एक क्वेश्चन ऐसे रहे हैं। तो ध्यान से समझना क्या कहता है। व्यवस्था में कितने ऐसे अंक हैं यानी डिजिट हैं जिनके तुरंत पहले एक सिंबल है लेकिन बाद में एक डिजिट नहीं है। ठीक है, यानी हमको सिंबल के बाद 2 डिजिट नहीं चाहिए। तो देखिए, सिंबल के बाद डिजिट नहीं, सिंबल के बाद डिजिट नहीं। देखो, सिंबल के बाद संख्या दे दिया ना, खत्म हो गया। सिंबल के बाद संख्या नहीं। और कहीं है जहां सिंबल के बाद संख्या नहीं है, सिंबल के बाद 2 डिजिट नहीं चाहिए। व्यवस्था में कितने ऐसे अंक हैं, कितने ऐसे अंक हैं जिनके तुरंत पहले एक प्रतीक है, जिनके तुरंत पहले एक प्रतीक है लेकिन बाद में संख्या नहीं है। तो हमको सिंबल के बाद डिजिट चाहिए लेकिन सिंबल के बाद संख्या नहीं चाहिए। ये सब डिजिट हो गए, ठीक है, ये सब क्या हो गए, डिजिट हो गए, लेकिन ये पूरी संख्या हो गई। तो सिंबल के बाद हमको 2 संख्या नहीं चाहिए और बाकी कहीं सिंबल के बाद एक संख्या दिया नहीं है रे बच्चे, तो इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन था। 4 + 6 + 3 था। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो चर तिहाई कितने मिल गए, तो 12 मिल गए। और फिर
ये 6 का कर दिया स्क्वायर, तो 6 6 की कितने हो गए, 36 हो गए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 5 + 3 + 8 की, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 8 पचे कितने हो गए, 40। और फिर से क्या किया कि इस 3 को लिया और इस 3 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 तिहाई कितने हो गए, 9। सेम काम हमें किसके साथ करने होंगे, तो सेम काम हमें 4 + 8 + 6 के साथ करने होंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 4 की कितने हो गए, 24 हो गए। और इसके बाद ये सेकंड वाली संख्या जो है इसका स्क्वायर कर दो, तो 8 8 कितने हो गए, 64 हो गए। यानी 24 64 चाहिए। 24 64 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की प्लेस वैल्यू 3, अगर 1 और 3 को जोड़ दिए तो 4 मिल गया। इसी तरह से एम की प्लेस वैल्यू 13, ओ की प्लेस वैल्यू 15, 13 और 15 जोड़े तो 28, 28 का मतलब हुआ 28 में से 26 घटा तो 2, और 2 किसके लिए, तो सर बी के लिए, तो ये वैल्यू हमारा बी लिख दिया। अब क्या दे रखा है, y की वैल्यू 25, a की वैल्यू 26, तो 25 एक 26 यानी z वैल्यू चाहिए। z वैल्यू एक ही ऑप्शन में दे रखा है 16 नंबर का a, तो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा 16 नंबर का, ये आंसर a हो जाएगा। बस ऊपर वाले दोनों वैल्यू को जोड़ करके नीचे वाला वैल्यू जो है उसको बनाने की तैयारी कर रखा था। अब देखिए, एक ही पासे को कितनी बार घुमाया है बच्चे, तो एक ही पासे को 3 बार घुमाया है। एक ही पासे को कितनी बार, तो 3 बार घुमाया है। कहता है यदि पिंक नीचे की सतह पर है तो ऊपर कौन सा अंक होगा। अब देख लो, पहले में पिंक है ना, पिंक को येलो भी जानता है और रेड भी जानता है। अब ढूंढो कोई ऐसा पासा जिसमें येलो और रेड आपको एक साथ दिखे। तो देखो, आपको येलो और रेड लास्ट वाले पासा में दिख रहे हैं, इसमें भी रेड येलो है, इसमें भी रेड येलो है। तो जब भी दो एलिमेंट कॉमन हो जाते हैं तो सिंगल सिंगल एलिमेंट जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। यानी कि पिंक का अपोजिट मेरे भाई ब्लैक हो जाएगा। तो जहां आपको ब्लैक दिख रहा है वही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा बच्चे। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर लेना। तो हमेशा इस रूल को याद रखना, जब भी दो पासे को आप कंपेयर कर रहे हो और दो पासे में अगर आपको दो एलिमेंट कॉमन दिख जाए तो जो भी सिंगल सिंगल एलिमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जब भी आप दो पासे को कंपेयर कर रहे हो और दो पासे में यदि आपको दो एलिमेंट कॉमन दिख जाए तो जो भी सिंगल सिंगल एलिमेंट है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। पहले में भी रेड येलो था, तीसरे में भी रेड येलो था, तो पिंक का अपोजिट ब्लैक हो गया। एकदम अपने दिमाग में डाल लेना, ये वाली रूल याद रही तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे आपके। अब देखो क्वेश्चंस क्या कहता है। 15 अगस्त 2003 की बात कर रहा है कि कौन सा दिन है, संडे, और उसको 26 जनवरी 2008 को ले जाकर के बतलाना है कि कौन सा दिन होगा। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि 15 अगस्त 2003 को ही हम बैलेंस कर देते हैं 26 जनवरी और 2004 तक। ठीक है, तो देखो अगस्त में 16 दिन बच गए, उसके लिए 2, अगस्त के बाद सितंबर आएगा 30 दिन का 2, अक्टूबर आएगा 31 दिन का, नवंबर मिलेगा 30 दिन का, दिसंबर मिलेगा 31 दिन का, जनवरी में 26 बोला, 7 या 21 खत्म हो गए, 5 बचा। 7 या 7 का गुणज नहीं होने देना है। तो ध्यान से देखो, 5 और 2 7 कट गए, 2 2 4 4 3 7 कट गए, बचा कितना, 3 बचा। यानी संडे से हमको 3 दिन आगे जाना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। इसका मतलब है 15 अगस्त 2003 को यदि संडे था तो 26 जनवरी 2004 को वेडनेसडे होगा। अब देखो हमने क्या किया, डेट को बैलेंस कर लिया,
मंथ को बैलेंस कर लिया। किसको बैलेंस करना है? तो बच्चे ईयर को बैलेंस करना है। 2004 से 8 आने में टोटल हमें 4 साल लगेंगे। इस 4 साल में अगर हम लीप ईयर की बात करें तो केवल 2004 वाली लीप ईयर काउंट होगी, 2008 वाली लीप ईयर काउंट नहीं होगी, क्योंकि हम 26 जनवरी को रुके हुए हैं, यानी एक दिन। तो 4 एक कितने हो गए? तो 4 एक 5 हो गए, यानी वेडनेसडे में हमें 5 दिन ऐड करने होंगे। उससे अच्छा है कि आप 2 दिन माइनस कर लो। तो वेडनेसडे में 2 दिन माइनस करोगे तो आप मंडे को पहुंच जाओगे, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। आंसर किसको कर लेंगे बच्चे? ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे, ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। यदि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए तो बताओ, अगर हम लोग साउथ को वेस्ट कह रहे हैं, इसका मतलब है बाबू हम लोग क्लॉकवाइज कितना 90 डिग्री घुमा दे रहे हैं सिस्टम को। इसी तरह हम कह रहे हैं कि उत्तर पूरब को उत्तर कहा जाए, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट को जो है ना वो हम लोग क्या कह रहे हैं? तो नॉर्थ कह रहे हैं। इसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ कहने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज हमने 45 डिग्री रोटेट कर दिया है। फिर कहता है पूरब को दक्षिण कहा जाए, और ईस्ट को यदि हम क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं। तो अब हम लोग क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर चुके हैं। अब कहता है और आगे भी यही क्रम जारी रहे, आगे भी यही क्रम क्या रहे? जारी रहे। तो पूछता है उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे? तो देख लो बच्चे, ये जो नॉर्थ वेस्ट है ना, जब भी में एडिशनल डायरेक्शन आता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट से हम एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमेंगे तो हम वेस्ट में पहुंच जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी इसका काम कर सकते हो, और नहीं तो फिर रामबाण तरीका तो है ही, आप एक डायरेक्शन व्हील बना लो। लो हो गया डायरेक्शन व्हील। अब देखो क्या कहता है, दक्षिण को सर पश्चिम कहते हैं, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं। उत्तर पूरब को, किसको? उत्तर पूरब को उत्तर कहते हैं, 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूमते हैं। पूरब को दक्षिण कहते हैं, पूरब को दक्षिण कहते हैं, यानी 90 डिग्री घूमते हैं क्लॉकवाइज, और आगे भी यही क्रम जारी रखते हैं। तो उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे? तो देखो उत्तर पश्चिम यहां होता है। अब क्वेश्चंस की खासियत क्या थी पहले ये समझ लो। क्वेश्चंस की खासियत ये थी कि जो मेन डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, और जो एडिशनल डायरेक्शन होता है 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूमता है। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा एडिशनल डायरेक्शन है, तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूमेगा, और 45 डिग्री एंटी क्लॉक इसको घुमाओगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? तो ये वेस्ट में पहुंच जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो पश्चिम हो जाएगा, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आप चाहे तो ये काम कर सकते हो, और अगर आपका माइंड चलता है तब तो आप डायरेक्ट वहीं से कर लोगे कि 90 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री का माजरा है, आपको ये व्हील बनाने की जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है। देखो ध्यान से समझना। कहता है सर बच्चों की एक पंक्ति में राम का स्थान पहले लोकेट किया राइट एंड से 11, और मोहन का स्थान लोकेट किया लेफ्ट एंड से 18। यदि सोहन राम और मोहन के ठीक बीच में बैठा है, जो बाएं छोर से 15 है, जो कहां से है? तो बाएं छोर से 15 है। अब देखो, जैसे ही पता चला कि सर मोहन बाएं छोर से 18 था, और राम और मोहन के बीच में सोहन बैठा है, और सोहन बाएं छोर से 15 हो गया, यानी ये भी पता चल गया कि सर ओवरलैप कर गया, क्योंकि मोहन के पोजीशन से इसका कम है पोजीशन। तो देखो 18 से 15 होने के लिए सिर्फ 3 पीछे आना पड़ेगा। इसका मतलब 2 लोग बीच में फंसेंगे, तो 2 इधर 2 इधर 2 2 4 1 5। इसका मतलब है बिटवीन सर यहाँ 5 है। बिटवीन कितने हैं? 5 है। बिटवीन कितने? 5, और ओवरलैप कर चुकी है। तो जब बिटवीन 5 है और ओवरलैप कर चुका है तो रूल क्या बनेगा? तो 18 प्लस 11 माइनस 5 प्लस 2, यही तो रूल बनना चाहिए।
18 10 28 1 29 में से 7 गया नहीं। आइए देखिए तो, ये राइट इंड और ये लेफ्ट इंड। अब कहता है राम का स्थान दाएं छोर से 11 है, तो राम का स्थान दाएं छोर से कितना है? 11 है। अब कहता है मोहन का स्थान बाएं छोर से 18 है, मोहन का स्थान बाएं छोर से 18 है। ठीक है। अब कहता है सर रोहन राम और मोहन के ठीक बीच में बैठा है, तो देखो अगर रोहन को हमने यहां बैठा दिया राम और मोहन के बीच में, तो अब कहता है जो बाएं छोर से 15 है, तो क्या रोहन बाएं छोर से 15 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि सिस्टम क्या कर गया है? तो सिस्टम ओवरलैप कर गया है। सिस्टम क्या कर गया है बच्चे? सिस्टम ओवरलैप कर गया है। इसका मतलब हुआ कि मोहन का पोजीशन इधर से कितना है? 18 है। देख लो ये मोहन है, ठीक है, और इधर से राम का पोजीशन जो है राइट एंड से वो 11 है, ये राम है। और अब कहता है कि सर रोहन इसके बीच में बैठा है, ये रोहन है, जिसका पोजीशन इधर से कितना दे रखा है? तो 15 दे रखा है। जब ये 15 है तो ये 16 और ये 17, तब तो मोहन 18, तो 2 इधर है तो 2 इधर भी हो जाएंगे। क्लियर है? 2 इधर है तो 2 इधर भी हो जाएंगे। यही हमारा टोटल आंसर आने वाला है। अब देखो ये वाली पोजीशन कितनी है? तो 11 है, तो 11 है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जब ये 18 है तो 19 20 21 1 22, टोटल बच्चों की संख्या कितनी मिली? तो 22 मिली। इसमें भी ऑप्शंस एक छोड़ा हुआ है। लगता है 5 ऑप्शन वाला जो भी क्वेश्चन आज उठाए हैं ना, 5वां नंबर ऑप्शन बंदे ने टाइपिंग करते समय छोड़ दिया है। आंसर कितने हो गए? तो 22 हो गए। यही हम लोग यहां निकाले थे। देखो 18 और 11 जोड़ दिए तो कितना हो गया? तो सर 29 हो गया, और 5 2 जोड़ के घटा दिए 7, 29 में से 7 घटा कितने आ गए? 22 आ गए। तो हमेशा याद रखो आप सीबीटी 2 देने की कोशिश कर रहे हो, क्वेश्चंस आपके अपर लेवल के ही मिलने वाले हैं सीबीटी 2 में। आप अगर ये सोचकर बैठने वाले हो एग्जाम में कि जैसे सीबीटी 1 में क्वेश्चंस पूछा है इजी इजी बउआ का झुनझुन्ना वाला, वैसा क्वेश्चन फिर से पूछेगा सीबीटी 2 में, तो बिल्कुल इस भ्रम से निकल जाइए। आपको अपर लेवल के क्वेश्चंस पे कमांड करके पहुंचना होगा एग्जाम में, ताकि आप 30 में से 30 मार्क्स बिल्कुल ला सकते हो रीजनिंग में, और बिल्कुल एक अटेम्प्ट में क्वेश्चंस को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इसके लिए एक ही रामबाण इलाज है कि आप अपने लेवल को बढ़ा लो, और मैं जैसे ही प्रश्नों का लेवल बढ़ाता हूं आप बच्चे भाग खड़े होते हो। आप अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखना ही नहीं चाहते हो, यही आपको नुकसानदेह करता है, क्योंकि आप इजी क्वेश्चंस होता है तो बिल्कुल रुके रहते हो, और टफ क्वेश्चन होता है तो आप भाग खड़े होते हो। आज इजी क्वेश्चंस नहीं था, आज टफ क्वेश्चंस की संख्या हमने बहुत रखी थी, और आज बहुत बच्चे बिल्कुल जैसे ही टफ क्वेश्चन आता था वो मैदान छोड़ करके भागते थे। तो अभी यहां से भागने का मतलब है कि आप अपनी पूरी जिंदगी 1 नंबर से, आधा नंबर से, 2 नंबर से ऐसे ही भागते ही रहोगे, और समय सीमा पार हो जाएगी, फिर आप कुछ भी कर नहीं सकोगे। ऐसे भी रेलवे का कंडीशन देख लिए हो, एक बार वैकेंसी हाथ से चली गई, छूट गई, तो अगली बार बहुत दर्द के साथ तैयारी करना होता है। तो मेरे बंदे कोशिश करो कि टफेस्ट क्वेश्चन जितने हैं सबको काबू करके जाओ, ताकि इजी वाला तो सभी बनाएगा, जो टफेस्ट क्वेश्चंस को बनाकर आएगा रिजल्ट वही पाकर आएगा। अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, क्योंकि यहां नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन में इजी क्वेश्चंस का मार्क्स कम और टफ क्वेश्चंस का मार्क्स अधिक होता है। ये बात आप बच्चे बिल्कुल नहीं समझते हो, और हमेशा इजी क्वेश्चंस के फिराक में रहते हो कि हमसे बनना चाहिए। अगर आपसे बन ही रहा है क्वेश्चन तो फिर आपको देखने की जरूरत क्या है? वो क्वेश्चंस आपको देखने की जरूरत है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। जैसे कि आज मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो एक साधारण बच्चा बिल्कुल नहीं बना पाएगा, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं। लेकिन अगर इजी क्वेश्चन दे देता तो सब आराम से स्क्रीन के सामने बैठे होते, क्योंकि आपसे वो बन रहा था, तो आपको आनंद आ रहा था। यहां यूट्यूब पे आनंद मत लो, आनंद लोगे बर्बाद हो
हो जाओगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो टफ क्वेश्चन जैसा ही देता हूं, आप भाग खड़े होते हो। तो टफ क्वेश्चंस के बिना आप सीबीटी 2 निकाल ही नहीं सकते हो। हमको क्या, हम तो इजी इजी क्वेश्चंस आपको दे देंगे, झुनझुना वाला लगेगा हाँ सर यही दुनिया है, लेकिन एग्जाम में जाओगे तो पता चलेगा ये वाली दुनिया तो है ही नहीं। ठीक है, तो धोखा नहीं खाना है बंदे, आगे कीजिए, काम कीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं।